मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐलान, अब जीवंत होंगे सीमावर्ती 51 गांव। चीन और नेपाल की सीमा से सटे इलाकों को भी मिलेगा वाइब्रेंट विलेज का लाभ। 23 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आएंगे उपराष्ट्रपति। वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में होंगे शामिल। देहरादून में 21 दिसंबर को होगा रेड माइनर्स का सम्मान। शासन ने किया आमंत्रित। सुरंग में फंसे लोगों को बचाने में थी अहम भूमिका। बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। अप्रैल से बिजली की दरों में 23% की हो सकती है बढ़ोतरी। तीन जनवरी से दून से नहीं चलेगी इंदौरी व उज्जैनी एक्सप्रेस। हरिद्वार से किया गया ट्रेनों का संचालन। व्यापारियों को होगा काफी नुकसान। उत्तराखंड में बादलों की आमद से बड़ी ठिठुरन। पाले व कोहरे का येलो अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी। बादलों की आमद से बड़ी ठिठुरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं काशी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ धार्मिक और बल्कि धार्मिक आस्था की बात या कैसे जो जब एकता और विविधता की हम बात करते हैं उस दौरान ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमने देखा कि कब से कोशिशें हुई कि जो विविधता है ना सिर्फ उसको दर्शाया जाए, बल्कि जो भारत की अखंड भारत की जो एकता है वो कैसे हम उसको और मजबूत कर सकते हैं। और उसी के तहत ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा। 2 दिवसीय काशी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा। 2 दिवसीय काशी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। कॉलेज की जहाँ पे यहाँ के मैदान में ये जो प्रदर्शनी है जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा, 2 दिवसीय काशी दौरे पर है प्रधानमंत्री। 19,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की दी सौगात। बता दें आपको कि 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं और इस दौरान पीएम काशी को 19,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी के साथ में राज्यपाल भी मौजूद हैं। बता दें कि नमो घाट पर प्रधानमंत्री आज तमिल संगम 2023 का उद्घाटन भी करेंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री संस्कृत परिस्थितियों को देखेंगे और काशी व तमिलनाडु से आए साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। लाभार्थियों से पीएम मोदी की मुलाकात। लाभार्थियों से पीएम मोदी संवाद स्थापित कर रहे हैं। पीएम का काशी दौरा। बता दें कि काशी वासियों को करीब 19 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। और हमारे साथ संवाददाता विकी डे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकी, क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच चुके हैं और उनका आगमन लगभग आधा घंटे पहले बावतपुर एयरपोर्ट पे हुआ, जहां पे कार्यकर्ता और लाइन में लगे लोग जो थे, काशीवासी जो थे, पुष्प वर्षा कर उनका हार्दिक स्वागत किए। और उसी दौरान आपको बता दें कि बावतपुर से जब काफिला उनका कटिंग मेमोरियल के लिए निकला, शहर के लिए निकला काफिला, तो रास्ते में एक एम्बुलेंस आई, तो एम्बुलेंस को भी मोदी ने जगह दिया और पास कराया, जिसकी सवाल की आमजन मानस को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा से दिखता आया है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीजों में बहुत अहम रखते हैं कि काफिले के दौरान अगर एम्बुलेंस आती है तो उसको जगह देती है, क्योंकि नागरिकों को और जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अभी फिलहाल जो है प्रधानमंत्री मोदी कटिंग मेमोरियल सभा स्थल में पहुंच के प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही थी।
विकी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के अभी आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें अभी कटिंग मेमोरियल मैदान में वो अवलोकन कर रहे हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ से वो सीधे जो है नमो घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। नमो घाट पे वो जो है काशी तमिल संगमम जो फेज 2 का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वो गंगा आरती भी देखेंगे, जो वाराणसी में विश्वविख्यात है गंगा आरती। गंगा आरती देखने के बाद जो है काशी विश्वनाथ और काल भैरव बाबा के दर्शन भी करने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? घाटों पर क्या कुछ तैयारी की गई है? 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पीएससी के कई कंपनियां लगाई गई हैं। 10 कंपनी पीएससी के लगाए गए, 4 कंपनी जो सीआरपीएफ के लगाए गए, उत्तर प्रदेश पुलिस लगाए गए हैं, आतंकवाद स्क्वाड के दस्ता लगाए गए, डॉग स्क्वाड लगाए गए। और बात करें कि जब प्रधानमंत्री मोदी नमो घाट पे काशी तमिल का उद्घाटन करेंगे, उस दौरान जो है आपको बता दें जो गंगा में जो है नाव से डिवाइडर बनाए जाएंगे और उस पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ सभी लगे रहेंगे। और उस दौरान नमो घाट से ही जो लगे राजघाट पुल है, उस पुल को जो है कुछ घंटे के लगभग आधे घंटे के दौरान जो है रोक दिया जाएगा। वहाँ पे स्नैपर मौजूद रहेंगी, क्योंकि जो विधानसभा में अभी सुरक्षा में चूक हुई थी, उसके लिहाज उसके दृष्टिगत जो है इनकी सुरक्षा को और चाक चौबंद किया गया है। और जो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी, जहाँ जहाँ पीएम का कार्यक्रम है वहाँ सीसीटीवी से लैस किया गया है और चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जाएगी। जी ठीक है विकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। इसको लेकर तमाम तैयारियां उनके आगमन को लेकर की गई। साथ ही साथ अभी वो प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद नमो घाट के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम के आगमन से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम का संकल्प, काशी का हो कायाकल्प। काशी को सौगात, 24 में फिर बनेगी बात। पीएम के आगमन से लोगों में उत्साह। की आगे बढ़ रहा है, किस तरह से पीएसआर के जरिए जो कुछ स्कूलों का कायाकल्प किया गया है, उन सबका भी यहाँ पर पीएम के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि वाराणसी वासियों को 19 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। प्रदर्शनी के बाद देखने के बाद वो नमो घाट के लिए प्रस्थान करेंगे।
पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा। कचरिंग मेमोरियल स्कूल के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। बता दें आपको कि एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ था भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों से किया पीएम का स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया प्रधानमंत्री का स्वागत। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा। कटिंग मेमोरियल स्कूल के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों से पीएम का किया स्वागत। तीन राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी का पहला संसदीय क्षेत्र में दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा। कचिंग मेमोरियल स्कूल के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों से पीएम का किया स्वागत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा आज। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत और यहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इन राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी का पहला काशी दौरा है। संसदीय क्षेत्र में दौरा है और 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में रहने वाले प्रधानमंत्री। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना तमाम केंद्र की योजना है। उनके लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, संदर्भ स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों से मुलाकात की। विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों से पीएम का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करें प्रधानमंत्री। केंद्र की जितनी भी योजना है उनके अलग अलग लाभार्थी यहाँ पर पहुंचे, उनसे संवाद स्थापित किया प्रधानमंत्री ने। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। अप्रैल से बिजली की दरों में 23% की हो सकती है बढ़ोतरी। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों को 23% बढ़ाने पर मुहर लग गई है।
बोर्ड बैठक में अप्रैल से बिजली दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। बढ़ी हुई दरों पर विद्युत नियामक आयोग लेगा अंतिम फैसला। बता दें कि सुनवाई के बाद ही बढ़ोतरी पर लिया जाएगा अंतिम फैसला। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में फैसला। बोर्ड बैठक में अप्रैल से बिजली दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर। बढ़ी हुई दरों पर विद्युत नियामक आयोग लेगा अंतिम फैसला। देहरादून से खबर, बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। अप्रैल से बिजली की दरों में 23% की हो सकती है बढ़ोतरी। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों को 23% बढ़ाने पर मुहर। बोर्ड बैठक में अप्रैल से बिजली दरों को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों को 23% बढ़ाने पर मुहर। जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कोटाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगने वाला है और कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार सरकार को इस मामले को लेकर घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, देखें तो बिजली की जो दरें अब बढ़ने वाली हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी को अब और ज्यादा जो उसकी चिंता है उसको और ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि लगातार दर पर महंगाई होती चली जा रही है। खाद्यान्न की बात करें, हम तेल की बात करें तो लगातार महंगाई अब बढ़ती ही जा रही है। और अब ऐसे में ये जो बिजली दर बढ़ाने की 23% बिजली अब बढ़ने वाली है, इसको ये एक सूचना मिलने के बाद से लगातार लोगों में इस बात की सुगबुगाहट है कि अब इस महंगाई के दौर में इतनी महंगी जो वस्तुएं हो रही है उसमें भी अब बिजली को भी महंगा किया जाना है। ऐसे में उन पर जो एक बर्डन होता है, एक आर्थिक बोझ होता है, लगातार अब वो भी उस पर भी और ज्यादा भार पड़ने वाला है। और बात करें इसमें राजनीति की, तो राजनीति लगातार महंगाई पे होती रही है। बीते 5 वर्षों से जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार विपक्षी दल यही कह रहा है कि लगातार जो महंगाई में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, 1100 रुपए से ज्यादा गैस सिलेंडर के दाम हो रहे हैं। वहीं पे खाद्यान्न की बात भी करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा उसका मुद्दा भी लगातार विपक्ष उठा रहा है और लगातार बीते समय में उसने धरने प्रदर्शन करे सरकार के खिलाफ, पुतले फूके सरकार के। और सरकार पर लगातार इस बात का आरोप लगाती आ रही है विपक्षी पार्टी कि इतनी महंगाई को कम करने के बजाय सरकार लगातार आम आदमी को और ज्यादा महंगाई के बोझ तले दबा रही है। और तमाम राजनीति सरगर्मियां इसमें बहुत तेज है। हालांकि इसमें जो है सरकार का पक्ष ये भी है कि जो भी तय दरें होती है वो एक समय के साथ उसको वृद्धि या उसमें कमी की जाती है। लेकिन विपक्षी दल इस बात को बिल्कुल एक सिरे से मान रहा है कि सरकार एक आम आदमी की जो समस्या है, जो एक आर्थिक चीजें होती है उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, चाहे हम बिजली मान ले, पानी मान ले, तेल मान ले, खाद्यान्न मान ले, तो इन सभी पर उसकी एक जो है जीवनचर्या टिकी होती है। और एक बड़ा हिस्सा जो उसकी आय का होता है वो इन्हीं चीजों पर खर्च होता है और ये मूलभूत चीजें भी होती हैं। लेकिन इस पे अगर लगातार जो है दर पर दर जो है इसकी महंगाई दर बढ़ती चली जाएगी तो ऐसे में आम आदमी आखिर क्या खाएगा, क्या उसको उपभोग करने के लिए क्या कुछ उसके लिए जो वृद्धि हो रही है लगातार उसमें वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो ये लगातार ये सब बातों के बीच जो है अब हालांकि अभी इसमें अंतिम फैसला आना बाकी है। तो ये सब जो अब देखने में आ रहा है कि महंगाई में एक लगाम जो लगनी चाहिए वो कहीं ना कहीं सरकार को भी उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक आम आदमी आखिरकार उसकी बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं होती है, कुछ मूलभूत जरूरतें ही उसकी होती है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। एक आम आदमी की पूरी दिनचर्या का हिस्सा होता है, वो पूरी उसकी मूलभूत सुविधाएं होती है। लेकिन
उसमें सरकार को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि आम आदमी की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होती है। तो इस पर आम आदमी के बोझ को कहीं ना कहीं सरकार कम करे और निगम भी इस पर ध्यान दे। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं एक आम आदमी पे एक जो मार पड़ रही है लगातार वो होती जा रही है। और हमने बीते समय देखा तो सिलेंडर के दामों में हालांकि सरकार ने कुछ कमी पेशी करी है, उस पर भी कांग्रेस विपक्षी पार्टी ने सरकार को घेरा कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर कितनी कम मूल्य में अगर हम तुलना करें तो भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले काफी कम मूल्य पे वहां पर वस्तुएं मिल रही है, मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। सिलेंडर के दामों अन्य तरह के जो मूल्य हैं वहां पर काफी कम मिल रही है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो पाता? कांग्रेस की हमेशा से यही मांग रही है। और कांग्रेस का कहना यह है कि लगातार सरकार जो है जनता के विरोध में काम कर रही है। जनता की जो है एक बहुत बड़ी अनदेखी की जा रही है इसमें, कि जनता की जो मूलभूत चीजें हैं और मांगे हैं उसको चुनाव के समय तो सरकार एक राजनीतिक एजेंडे के तहत उसको उसकी मूल्य में जो है कमी कर देती है, लेकिन उसके बाद देखें तो सरकार आम आदमी की ओर बिल्कुल भी देखती नहीं है। ऐसे में सरकार को जरूर देखना चाहिए। और कांग्रेस का तो यहाँ तक ये भी दावा है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उस पर सरकार को जो ये लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर सरकार को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस लगातार इसको लेकर जन जन तक इसको लेकर जा रही है, हर जिलों में उसका दौरा कर रही है और इन कुछ मूल बातों को, जिसमें महंगाई भी एक मूल बात आती है, उसको भी लगातार जन जन तक पहुंचा रही है। और इसके जरिए वो अपना जनाधार भी मजबूत कर रही है, जिससे कि उसको फायदा भी हो सकता है। लेकिन हम कुल मिलाकर बात देखें तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो जनता है उसको एक जो राहत मिलने की कहीं ना कहीं से उम्मीद नजर आती है उसको, वो भी एक अब खत्म होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं अब आम आदमी की जो मुश्किलें हैं वो अब बिजली के तौर पर उसको एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि बड़ा झटका उसको लगने वाला है। जैसे बिजली का झटका लगता है वैसे ही उसकी अब जो मूल्य हैं बिजली के, उसके जरिए उसको एक झटका लगने वाला है। तो हालांकि अब देखने वाली बात ये भी होगी, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक अब आने वाले हैं। चाहे हम निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में और लोकसभा चुनावों की बात करें तो अब चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में क्या सरकार किसी तरह की आम आदमी को कोई राहत दे सकती है, चाहे वो चुनावी एजेंडे के तहत हो या फिर वो वास्तव में एक आम आदमी को राहत पहुंचाने के नजरिए से सरकार देना चाहती है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई भी राहत देखने को नहीं मिल रही है और सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और लोग भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उसको आम आदमी को कहीं ना कहीं किसी तरह की राहत जरूर दे, जो कि उसको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। का तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका। बोर्ड बैठक में लिया जाएगा फैसला। यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरों को 23% बढ़ाने पर मुहर लग गई है। हालांकि अंतिम फैसला लिया जाएगा। विद्युत नियामक आयोग लेगा इस पर अंतिम फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और लगातार संगठन पार्टी के हर वर्गों के साथ बैठक करने में जुटा हुआ है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिले के सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारी और अन्य पदाधिकारी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पार्टी के कार्यक्रमों को किस तरीके से किया जाए इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी हर वर्गों के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है।
महत्वपूर्ण विषय है। कार्यक्रमों को धरातल उतारने के लिए जिले के संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए प्रत्येक जिले के संघ अध्यक्ष, जिले के प्रभारी हमने बैठक में बुलाए हैं और आगामी दिनों के जो कार्यक्रम, खास तौर पर हमारे विभिन्न जो वर्ग हैं उन वर्गों के बीच के जो कार्यक्रम हमारे होने हैं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का प्रबंधन है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं। अभी विश्वकर्मा योजना पूरे प्रदेश के अंदर अब लागू हो गई है, इसलिए उस विश्वकर्मा योजना को भी धरातल पर गरीब व्यक्ति तक वो उसका लाभ पहुंचे, इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक होने वाली। साथ साथ भविष्य में हमारे प्रत्येक विधानसभा के हर मंडल में हमारे जो है 11 की टोली, जो बूथ टोली है, उसका सम्मेलन होने वाले, उनका स्थान किस स्थान पर होगी, सारे विषय की चर्चा आज की बैठक में होने वाली है। रामनगर में आज रात एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ ही 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि आज रात 9 बजे के आसपास रामनगर रानीखेत रोड बस अड्डे के सामने अमित चंद्र पुत्र प्रसादी लाल, जो कि सब्जी का रेडी लगाता था, उससे चश्मदीद शांति नेगी व उनका भतीजा सिद्धार्थ नेगी व उनके साथ शांति नेगी के भोजनालय में काम करने वाला परिविंदर सब्जी ले रहे थे, तब एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार तेज गति में आई और उसने टक्कर मार दी। सर वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक सब्जी वाले भैया खड़े थे, एक सब्जी वाले भैया खड़े थे, तो हम लोग सब्जी ले रहे थे, जिसमें कि मेरा भतीजा, मैं और सब्जी वाला, एक हमारे पड़ोस का भाई, हम 4 लोग यहाँ पे सब्जी ले रहे थे। मैं सब्जी लेके अंदर गई हूँ, इतनी स्पीड में एक कार नीचे से, ये नील कमल के वहां से स्पीड में आई है, बहुत ही तेजी से। ड्राइवर ड्रिंक करा हुआ था, उसने मेरे चाचा की बाइक को उड़ाते हुए मेरी दुकान से कार एकदम उछाली, 3 लोग जाके रोड में गिरे। और सीधे आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर गीता महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में पहुंचे हुए। ये रोशनी है, इस रोशनी के हिसाब से यदि हम खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया सबको हम रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये जो मंच है, इस मंच का उपयोग हमको इन समस्याओं को खोजने के लिए करना होगा। इस मंच के माध्यम से अभी हमने प्रारंभ किया है और इस प्रारंभ करने में मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए, दर्जनभर देश ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जो अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का महोत्सव कराने के लिए हमको निमंत्रण देते हैं। स्वामी जी कई देशों में जाकर के आए हैं, मॉरिशस भी गए हैं, कनाडा भी गए हैं, यूके में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी और देशों के निमंत्रण आ रहे हैं। आज भी इस 5 दिन के 6 दिन के कार्यक्रम में कई देशों के लोग यहाँ आए हैं। जापान के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे 2-3 लोग दिखे थे यहाँ जापान के। ओहायो गोजाइमास। जापान के साथियों का मेरा थोड़ा प्रेम हो जाता है जब मैं मिलता हूं, क्योंकि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में जापानी कोर्स, हमारे वाइस चांसलर साहब ने जापानी कोर्स यहाँ शुरू किया है। और केवल जापानी ही नहीं, बल्कि अभी हैदराबाद से हमको एक ऑफर आई है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एक रीजनल सेंटर बनाना है, तो हरियाणा में कहाँ बनाया जाए, मैंने उनको आज ही निवेदन भेजा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने विदेशों की भाषाएं हैं उनको सिखाने के लिए और एक यहाँ एक केंद्र बनाया जाए, क्योंकि दुनिया भाषाएं अलग अलग होने के नाते भाषा एक ऐसी चीज है जो व्यक्तियों को जोड़ती है और इतनी जबरदस्त उसके अंदर अटैचमेंट हो जाती है कि आप किसी की भाषा बोल दो, सामने वाला समझता कि मेरा अपना आदमी है। मैंने गलती से तमिल का एक कोर्स कर लिया था और तमिलनाडु के जब वो लोग मिलते हैं तो उनसे 2 वाक्य बोलने होते हैं, वेरना शिशो पेरना इरकदा वीडेंगे हृदा, 3 वाक्य 2 वाक्य बोलो तो समझता कि वाह मुझे तो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति मिल गया।
तो भाषा एक बहुत बड़ा सूत्र है व्यक्तियों को जोड़ने के लिए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये विश्व की अन्य भाषाओं का एक केंद्र खुलेगा और उसके माध्यम से यहाँ संयोग से गीता का भी केंद्र है। हम इसके माध्यम से दुनिया के बहुत देशों को यहाँ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर और गीता का संदेश देश और दुनिया में पहुंचा सके, यही मेरी शुभकामना। आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि वे इस अवसर पर अपना शुभ संदेश हम सबको देने की कृपा करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है गीता महोत्सव, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी आपने देखा। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सितारगंज विजय दिवस पर सैनिक मिलन केंद्र सिसोना में विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही पाकिस्तान पर विजय के लिए भारतीय सेना के बहादुर नायकों के शौर्य, वीरता और बलिदान को याद किया। ने और उनके जो है हस्बैंड ने हमारे इस संगठन की जो नींव रखी थी, उनने बहुत संघर्ष किया था। और ये आपका जो सैनिक मिलन केंद्र है यहाँ पर हमारा बना हुआ माननीय मंत्री जी के द्वारा जो दिया गया है, वो इन्हीं के जो है हमारे साथ की जो है बदौलत हुआ है। उनने काफी संघर्ष किया था। पूर्व में हमारे इस संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद कैप्टन हमारे आत्मा सिंह साहब बने हुए हैं। हमारे बीच हरेंद्र भाई पहुंचे हुए हैं, पूर्व व्यापार मंडल, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लोगों से हमने अपील किया, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमेशा हमारे जो है हेल्प की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, जिस कारण उत्तराखंड के उन मुद्दों को भी हल किया जा रहा है जो सालों से लंबित पड़े हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड की जनता के लिए तमाम कार्य किए गए, तो अभी भी लगातार वो जारी हैं। वहीं उन्होंने ये माना कि उत्तराखंड के विकास की मुख्यतः रोड और यातायात बेहतर होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास हमेशा हमेशा उसकी मांग ये बनी रहेगी। लेकिन अगर हम देखें जो बेसिक जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सबसे पहली चीज़ है रोड्स, सड़कें अच्छी हों, यातायात की सुविधा बेहतर हो। तो उसमें रेल आ गया, हवाई कनेक्टिविटी आ गई, और हमारे राज्य में तो हेलीकॉप्टर सेवा भी एक अच्छा व्यवसाय बना है और अच्छी सुविधा आज जो राज्य या राज्य के बाहर के जो लोग हैं उनको दे रहा है। ऋषिकेश जो जल संस्थान, प्रदूषण बोर्ड, राजस्व विभाग, नगर निगम और एमडीडीए सहित तमाम विभागों ने संयुक्त टीमों ने एसडीएम के नेतृत्व में शहर के कई होटल में चेकिंग कर रहे निकली। सभी होटलों में शिविर और कचरा निस्तारण की व्यवस्थाओं को देखा। संचालकों से इस संबंध में पूछताछ की गई। फिलहाल सभी होटलों में दोनों व्यवस्थाएं प्रशासन की टीम को दुरुस्त मिले हैं, लेकिन होटल के रजिस्ट्रेशन 2 होटल में नहीं मिले हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गीता महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हरियाणा के हमारे आप आदरणीय ज्ञानंद जी महाराज, असम के हमारे संस्कृति मंत्री श्री विमल बोहरा जी, सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद कुरुक्षेत्र श्री नायब सिंह सैनी जी,
असम के मुख्य सचिव श्री पवन कुमार बोरठाकुर जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ जी, उपस्थित सभी अन्य सज्जनवृंद, उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए खासकर कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो, हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। भाइयों बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है। जब दो नागरिक आपस में विवाद कर बैठे, एक दूसरे से उलझते हैं, तो उनका फैसला तीसरा आदमी शायद करा लेता है। हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। दो परिवार लड़ते हैं, दो गांव के लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दो जिले आपस में किसी प्रकार की कोई बात आपस में कर बैठते हैं, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब संभाल लेते हैं। लेकिन जब दुनिया का ऐसा स्वरूप, जो पूरी दुनिया एक इस नाते से कि एक इकाई के रूप में रहने की जिसकी आवश्यकता, वहां अगर देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्वाभाविक ये भी है कि आपस में छोटी इकाइयां, क्योंकि प्रतियोगी इकाइयां एक दूसरे के साथ होती हैं, भाइयों में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिले और प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बात नहीं है, लेकिन जब संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष में बड़ी इकाई सिर पर बैठी है तो शायद संभाल लेगी, लेकिन विश्व के अंदर संघर्ष हो जाए तो कोई ऐसी प्रशासनिक इकाई ऐसी नहीं है जो सबको बाध्य कर सके कि आपको इस दिशा में चलना, किसी को दंडित कर सके। वहां समझ बनानी पड़ती है एक दूसरे की। ये ठीक है, प्रशासनिक तौर पर भले ही यूएनओ एक इकाई है, लेकिन यूएनओ का कोई ऐसा वैधानिक देश के ऊपर बंधन नहीं है कि यूएनओ कोई आपको किसी देश को दंडित कर सके। आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए विचार और संस्कार ये भी आखिर कहीं से आगे बढ़ाने के लिए अगर उसमें विचार करेंगे तो सबसे बढ़िया आज कोई साधन है तो वो गीता है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। विश्व को एक करने के लिए, विश्व में एक दिशा और एक संदेश देने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, प्रशासनिक यूएनओ है। अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकाई बन गई है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक संस्था है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो WHO ये बना हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाएं, ट्रेड के नाते से WTO ये संस्था एक आगे काम कर रही है। खेलों के नाते ओलंपिक्स ये अपना महत्व बनाए हुए हैं, जो दुनिया को एक दूसरे देशों के नजदीक लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी समझ बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। आखिर तो संघर्ष, जैसे 2 युद्ध का जिक्र किया स्वामी ज्ञानानंद जी ने, इन युद्धों में यदि आगे कहीं बढ़ गए तो मानवता पर भी खतरा है। दुनिया की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मिलकर के हल करना होगा। गरीबी है, महामारी है, अब हम कोविड को ही देख लें,
कि कोविड जैसी समस्याएं, महामारी पूरे विश्व को और ऐसा कई बार सर्वनाश की तरफ आगे धकेलने के लिए निकल गई। अगर ये समझदारी न दिखाई होती तो शायद बहुत बड़ा संकट आ सकता था। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना इस मामले में करता हूं कि हर समय एक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ही बात कही कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा, विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। और उस समय के बाद पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के जो थे, उन्होंने उस पंक्ति को पकड़कर उस दिशा को आगे बढ़ाया। बहुत मामलों में चीजें हल होती हैं, समाधान होते हैं। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मैं वास्तव में कहूं तो ये कह सकते हैं कि जैसे आचरण में भगवान राम का एक आचरण था। भगवान के नाते नाम सोचे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचे, तो आचरण में वो प्रभु रामचंद्र जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और मैं कर्तव्य और कर्म के बारे में कहूं तो श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। तो इसलिए विश्व को एक संदेश देना होगा। आज विश्व एक अंधेरी कोठरी में जैसे कोई एक आदमी फंस जाए और उसको रास्ता न दिखे, ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है। एक छोटी कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति एक कोठरी में फंस गया, अंधेरी कोठरी, रात का समय, और वो फंसा तो निराश होता रहा, दरवाजा ढूंढता रहा, दरवाजा कहाँ है, हाथ पैर मारता रहा, दरवाजा उसको दिख नहीं रहा था, निराश हो रहा था। अचानक उसको थोड़ी आवाज, खटखटाहट सुनाई दी कि बाहर, उस कमरे के बाहर कोई आदमी आया है और उसने एक तिल्ली जलाई है। तिल्ली जलाते ही छोटी सी रोशनी की किरण वो जहां दरवाजा था उसके अंदर सुराख था, उसमें से उसको दिख गई। और व्यक्ति दौड़ करके जिधर से रोशनी आ रही थी उधर जाकर के लपका, उसको दरवाजा मिल गया, खोल लिया, खोल के बाहर निकला और बहुत हड़बड़ाया हुआ। बाहर खड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने निराश हो, सांस चढ़े हुए हैं? उनका, जब मैं इतनी देर से दरवाजा खोज रहा था, मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा था, अचानक आपने तिल्ली जलाई और मुझे दरवाजा मिल गया और मैं बाहर निकल आया। उनका, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, तुम दरवाजा खोज रहे थे, दरवाजा नहीं खोजो, रोशनी खोजो, रोशनी, जिधर से रोशनी आएगी उधर ही तुम्हारा भला हो जाएगा। तो गीता हमारे लिए रोशनी है। इस रोशनी के हिसाब से यदि हम खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया, सबको हम रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये जो मंच है, इस मंच का उपयोग हमको इन समस्याओं को खोजने के लिए करना होगा। इस मंच के माध्यम से अभी हमने प्रारंभ किया है और इस प्रारंभ करने में मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए, दर्जन भर देश ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जो अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का महोत्सव कराने के लिए हमको निमंत्रण देते हैं। स्वामी जी कई देशों में जाकर के आए हैं, मॉरिशस भी गए हैं, कनाडा भी गए हैं, यूके में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी और देशों के निमंत्रण आ रहे हैं। आज भी इस 5 दिन के 6 दिन के कार्यक्रम में कई देशों के लोग यहाँ आए हैं। जापान के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे 2-3 लोग दिखे थे जापान के। ओहायो गोजाइमास। जापान के साथियों का मेरा थोड़ा प्रेम हो जाता जब मैं मिलता हूं, क्योंकि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में जापानी कोर्स, हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक जापानी कोर्स यहाँ शुरू किया है। और केवल जापानी ही नहीं, बल्कि अभी हैदराबाद से हमको एक ऑफर आई है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एक रीजनल सेंटर बनाना है। तो हरियाणा में कहाँ बनाया जाए, मैंने उनको आज ही निवेदन भेजा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने विदेशों की भाषाएं हैं उनको सिखाने के लिए और एक यहाँ एक केंद्र बनाया जाए, क्योंकि दुनिया भाषाएं अलग अलग होने के नाते भाषा एक ऐसी चीज है जो व्यक्तियों को जोड़ती है। और कुरुक्षेत्र से ऐसी तस्वीरें जहां पर इंटरनेशनल गीता महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।